हेलो एवरीवन, नॉलेज में आप सभी का स्वागत है। आज की जो वीडियो है इसके अंदर हम बिजनेस लॉ के बारे में पढ़ेंगे। जो कि मैंने बताया है बिजनेस लॉ एक बीकॉम का जो आपका सब्जेक्ट है, उसके अंदर हमने इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जो है आपका वो कंप्लीट कर लिया है। अब उसके बाद हमने जो हमारी लास्ट वीडियो थे इसके अंदर कुछ बेसिक सी डेफिनेशन दी थी, जो कि जो आपका कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ गुड्स है 1930, उसके अकॉर्डिंग वो हमने डिस्कस की थी। तो आज की जो वीडियो है इसके अंदर हम फॉर्मेशन की बात करेंगे कि जो आपका कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ गुड्स है उसका फॉर्मेशन होता कैसा है, कैसे उसका निर्माण होता है, उसके बारे में हम थोड़ा डिस्कस करेंगे। इसमें कुछ इंट्रोडक्शन पार्ट होगा आपका सेल ऑफ गुड्स कॉन्ट्रैक्ट का, कि ये कॉन्ट्रैक्ट का इंट्रोडक्शन पार्ट क्या है, क्या इसके बारे में मतलब कि इसकी भूमिका क्या है। ठीक है, तो हम आगे शुरू करते हैं टॉपिक, जिसमें फर्स्ट इसका आता है मीनिंग एंड डेफिनेशन। कि जो आपका कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ गुड्स है उसकी डेफिनेशन क्या है, मीनिंग क्या है, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 4 सब सेक्शन 1। क्या कहता है, ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल of goods is a contract whereby the seller transfer or agrees to transfer the property in goods to the buyer for a price। कि जो मतलब कि क्या है, आपका सेल ऑफ जो गुड्स का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें क्या है, जो आपका सेलर होता है वो क्या करता है, एक निश्चित मीन्स एक प्राइस वो क्या कर देता है, फिक्स कर देता है। जो उसकी गुड्स हैं, जो उसकी वस्तु है, जो उसका उसके पास जो माल पड़ा है उसके वो क्या है, एक फिक्स उसका जो अमाउंट है, उसका प्राइस है वो क्या कर देता है, निश्चित करता है। ठीक है, और वो क्या करता है, वो उस माल को उस फिक्स रेट में क्या है, बायर को बेच देता है। और जो माल की जो ओनरशिप है, गुड्स की जो ओनरशिप है, जो उसका पोजीशन है, जो उसका राइट है, वो किसको दे देता है, बायर को दे देता है। ठीक है, मीन्स ऐसा कोई अगर एग्रीमेंट है, ऐसा कोई एग्रीमेंट किया गया है जिसमें क्या है, जो सेलर है वो एक फिक्स अमाउंट के बदले क्या करता है, जो गुड्स की जो ओनरशिप है वो बायर को ट्रांसफर करने के लिए तैयार हो जाता है, या कोई ऐसा एग्रीमेंट कर लेता है। ठीक है, और बायर उसको क्या कर देता है, उस पर अपनी कंसेंट दे देता है, एक्सेप्टेंस दे देता है, तो वो आपका सेल ऑफ गुड्स कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। ठीक है, तो ये इसकी कुछ बेसिक सा इसका मीनिंग था, डेफिनेशन थी। हम एक एग्जांपल भी ले लेते हैं। जैसे ए बी दो पर्सन है, अब ए आपका सेलर है और बी क्या है, बायर है। ठीक है, अब जो ए है वो क्या है, बी से क्या करता है, माल परचेज कर लेता है। मान लीजिए उसने कुछ बाइक परचेज करनी है, ए जो है वो बी से क्या है, बाइक परचेज करता है। एक सॉरी, आपका जो है ए सेलर है और बी क्या है, बायर है। ठीक है, तो ए क्या करता है, ए बी को अपनी कोई वो जो उसकी स्कूटर है या बाइक लगा लीजिए, वो एक फिक्स अमाउंट कितनी, 30,000 25,000 कुछ भी मान सकते हैं। ठीक है, वो क्या करता है, अपनी जो बाइक है उसको 25,000 में किसको बेच देता है, बी को बेच देता है। तो यहाँ पे जो आपका बी है वो क्या है, वो 25,000 दे देता है और बाइक ले लेता है। अब ए क्या है, ए ने जो प्राइस फिक्स किया था वो उसको मिल गया, और उसने उसके बदले में उसको क्या कर दिया, जो उसकी ओनरशिप थी, जो बाइक की जो ओनरशिप थी वो उसको क्या कर दी, ट्रांसफर कर दी। तो ये कौन सा कॉन्ट्रैक्ट है, सेल ऑफ गुड्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है। ठीक है, उसके बाद इसके एसेंशियल्स आते हैं कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल के। जो आपका कॉन्ट्रैक्ट है उसके क्या क्या एसेंशियल्स उसमें होने चाहिए। फर्स्ट आता है टू पार्टीज, कि जो आपका कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ गुड्स है उसके अंदर टू पार्टीज का होना जरूरी है। टू पार्टीज कौन कौन सी होंगी, एक बायर होगा, दूसरा क्या होगा, सेलर होगा। ठीक है, उसके बाद सेकंड पॉइंट क्या कहता है, गुड्स मीन्स माल। कि अगर आप कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो उसका कोई मोटिव ही नहीं है, मीन्स उसकी कोई सब्जेक्ट मैटर ही नहीं है, कंटेंट ही नहीं है उसका, जिस पे बेस्ड है वो, मतलब कि आप किसका कर रहे हो, सेल परचेज किसका कर रहे हो, गुड्स का कर रहे हो। तो ये जो कॉन्ट्रैक्ट कहता है वो तभी एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट माना जाता है अगर उसके अंदर क्या है, गुड्स का सेल परचेज हो रहा है, मूवेबल प्रॉपर्टी का सेल परचेज हो रहा है। ठीक है, तो उसके बाद थर्ड पॉइंट आता है प्राइस। प्राइस मीन्स मूल्य, कि जो गुड्स हैं अगर उसका प्राइस नहीं है तो वो
आपका क्या है, वो आपका सेल ऑफ गुड कॉन्ट्रैक्ट नहीं माना जाता। क्योंकि सेल में क्या होता है, सेल में ओनरशिप ट्रांसफर करने के बदले उससे कुछ प्रतिफल लेते हैं, कुछ कंसिडरेशन लेता है सेलर, कुछ अमाउंट क्या है उससे लेता है बायर से, ठीक है। और बायर कौन सी अमाउंट लेता है, जो उसका प्राइस होता है, जो फिक्स प्राइस होता है उसका। और जो फिक्स प्राइस कौन फिक्स करता है, वो सेलर करता है कि इसको मैंने कितने प्राइस पर सेल करना है, बेचना है, ठीक है। तो क्या कहता है कि जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ गुड्स है उसमें प्राइस का होना भी जरूरी है। मीन्स जिस भी गुड्स का आप सेल कर रहे हो, जिस भी गुड्स से रिलेटेड कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, उसका एक फिक्स प्राइस होना चाहिए। उसके बाद क्या है, ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप, स्वामित्व का हस्तांतरण। अब ये क्या कहता है कि कुछ ऐसे कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, जैसे हमने बेलमेंट का पढ़ा था पीछे, उसमें क्या होता है, बेलमेंट में सिर्फ ऐसे ही चलाने के लिए दे देता है, ओनरशिप नहीं देता है। जो उसका गुड्स है उसको यूज करने के लिए दे देता है, लेकिन वो उसकी ओनरशिप ट्रांसफर नहीं होती। तो सेल ऑफ गुड्स कॉन्ट्रैक्ट क्या कहता है, ये कॉन्ट्रैक्ट ये कहता है कि अगर एक फिक्स प्राइस के बदले कोई जो सेलर है वो बायर को क्या है, उस गुड्स की ओनरशिप ट्रांसफर कर रहा है, तभी वो आपका कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा, अदरवाइज वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं माना जाएगा, ठीक है। तो ये फोर्थ पॉइंट था उसका। फिफ्थ पॉइंट क्या कहता है, एसेंशियल ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, कि जो आपका सेल ऑफ गुड कॉन्ट्रैक्ट है उसके अंदर एक जो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होता है उसके सारे एसेंशियल्स होने चाहिए। जो आवश्यक लक्षण एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट में होते हैं वो आपके कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ गुड्स में होने चाहिए, तभी वो कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा। तो ये आपके जो सेल ऑफ गुड्स का जो कॉन्ट्रैक्ट है उसके कुछ एसेंशियल थे, जिसमें टू पार्टीज का होना जरूरी है, बायर और सेलर का होना जरूरी है, उसमें गुड्स का होना जरूरी है, और उन गुड्स का एक फिक्स प्राइस होना जरूरी है, और जो गुड्स हैं उनकी ओनरशिप भी ट्रांसफर की जानी चाहिए, ठीक है, तभी वो सेल ऑफ गुड्स कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा, ठीक है। और उसके अंदर क्या है, एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के एसेंशियल भी होने चाहिए, तभी वो आपका जो कॉन्ट्रैक्ट है वो सेल ऑफ गुड्स कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा। अब उसके बाद आपका जो गुड्स हैं, जो माल है, जो कि हमने बताया एक एसेंशियल है, ठीक है। उसके बाद इसके कुछ क्लासिफिकेशन आते हैं कि जो गुड्स हैं उनको हम कितने पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, कितने टाइप से हो सकते हैं गुड। फर्स्ट आता है एग्जिस्टिंग गुड्स, जिसे हम क्या कहते हैं, विद्यमान माल। ये क्या कहता है, ये गुड्स वे गुड्स होते हैं जब कॉन्ट्रैक्ट होता है उस समय जो गुड्स हैं वो विक्रेता के पास ही होते हैं, वो बाद में अरेंज करके नहीं भेजता, वो एट ए टाइम उसे क्या कर देता है, माल दे देता है। जो भी बायर आता है कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए, माल परचेज करने के लिए, जो भी बायर आता है वो जब वो उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट करता है वो उसी टाइम उसे क्या है, माल की डिलीवरी दे देता है, उसी टाइम वो क्या कर देता है, ओनरशिप ट्रांसफर कर देता है। तो ये एग्जिस्टिंग गुड्स हैं। एग्जिस्टिंग गुड्स जब ये एग्जिस्ट हो, कब एग्जिस्ट हो, जब कॉन्ट्रैक्ट हो रहा हो, बायर और सेलर के बीच में जब कॉन्ट्रैक्ट होता है उस समय जो आपके गुड्स एग्जिस्ट होते हैं उनको क्या बोलते हैं, एग्जिस्टिंग गुड्स बोलते हैं। इसके आगे टाइप्स हैं। फर्स्ट आता है स्पेसिफिक गुड्स। स्पेसिफिक गुड्स मीन्स निश्चित माल। तो ये क्या है, निश्चित माल क्या होता है, स्पेसिफिक गुड्स क्या होता है, ये गुड्स वे गुड्स होते हैं जब कॉन्ट्रैक्ट होता है उस टाइम ये बायर और सेलर दोनों के द्वारा क्या किए जाते हैं, आइडेंटिफाई किए जाते हैं। मान लीजिए आपका बायर है, वो किसी इलेक्ट्रॉनिक के शॉप में जाता है, इलेक्ट्रॉनिक का मालिक क्या है, सेलर है, बायर सेलर के पास जाता है और वहां पे वो क्या देखता है, टीवी देखता है, ठीक है। वहां से वो क्या करता है, वो बोलता है कि मैं इस टीवी को परचेज करूंगा, और सेलर क्या कहता है, हाँ आप ये टीवी ले जाओ। तो वो जो टीवी है वो आपका क्या है, स्पेसिफिक गुड है, क्योंकि जो आपका बायर है और जो सेलर है उसने उसी टाइम इस कॉन्ट्रैक्ट के टाइम ही क्या कर लिया है, उसको आइडेंटिफाई कर दिया गया है, उसकी पहचान कर ली गई है। उसके बाद आता है अनसर्टेन गुड्स, मीन्स अनिश्चित माल, जो निश्चित नहीं है। मीन्स जब आपका कॉन्ट्रैक्ट हो रहा था उस टाइम जो आपके पार्टीज हैं, बायर और सेलर हैं,
उनके द्वारा वो आइडेंटिफाई नहीं किया गया था। मान लीजिए आपका एक्स वाई दो पर्सन है। अब जो वाई है वो एक्स से कहता है कि आप मेरे पास क्या है 50 किलो चावल भेज दो, राइस, 50 किलो राइस आप मेरे पास डिलीवरी करवा दो। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपका एक्स और जो वाई है उनके बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ। उन्होंने आइडेंटिफाई नहीं किया, उन्होंने पहचान नहीं की कि कौन से चावल करने हैं। चावल भी तो कई टाइप के होते हैं। ठीक है, तो उस टाइम आइडेंटिफाई नहीं किया गया कि जो माल है जो है वो ट्रांसफर करना है, वो कौन सी किस्म का ट्रांसफर करना है। ठीक है, तो यहाँ पे कहा जा सकता है ये जो गुड्स आपकी होती हैं वो अनसर्टेन गुड्स होती हैं, अनिश्चित माल होती हैं, जिनको जो निश्चित नहीं होती, जिनको कॉन्ट्रैक्ट के टाइम आइडेंटिफाई नहीं किया जाता। अब उसके बाद सेकंड पॉइंट आता है फ्यूचर गुड्स, भावी माल हम जिसे कह देते हैं। अब भावी माल में क्या है कि जो ये वे गुड्स हैं जो या तो जब कॉन्ट्रैक्ट हो रहा था उस टाइम वो सेलर के पास नहीं थे। ठीक है, या फिर सेलर को किसी ने ऑर्डर दिया, किसी ने एग्रीमेंट किया उसके साथ, उस एग्रीमेंट के बाद ही उस सेलर ने क्या किया, उनको प्रोड्यूस्ड किया, उसको फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करवाया और उसके बाद क्या है उसको एक्वायर किया। ठीक है, तो ये क्या है कि जिस टाइम कॉन्ट्रैक्ट हुआ था उस टाइम ये सेलर के पास नहीं होते हैं, सेलर इनकी बाद में डिलीवरी करवा देता है। ठीक है, मीन्स फ्यूचर, जैसे कि नाम से पता चलता है ना, फ्यूचर गुड्स, जिनकी डिलीवरी कहाँ होती है, फ्यूचर में होती है। कॉन्ट्रैक्ट प्रेजेंट में हुआ लेकिन डिलीवरी कब हुई, फ्यूचर में हुई। ठीक है, उसके बाद थर्ड पॉइंट आता है कंटीजेंट गुड्स, संयोगिक माल। अब ये क्या है, ये आपका कंटीजेंट गुड्स कौन से होते हैं। कंटीजेंट जैसे कि हमने पीछे पढ़ा था ना, कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट, कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट किसी इवेंट के होने या होने ना होने पर निर्भर करता है। सेम यही गुड्स है। ये गुड्स क्या है, जिसका विक्रेता के पास होना, जो आपका सेलर है उसके पास होने या ना होने का किसी इवेंट पे बेस्ड होते हैं। ठीक है, तो मान लीजिए जैसे एक्स वाई दो पर्सन हैं। अब एक्स जो है वो वाई को बोलता है, वाई जो है वाई बायर है, वाई जो एक्स से क्या है माल परचेज करने के लिए आता है। तो एक्स क्या कहता है इसे, एक्स ये कहता है कि जो माल है वो जहाज के जरिए, जो आपकी शिप होती हैं, वाटर शिप जो होती हैं, उनके जरिए आ रहा है। ठीक है, तो ये एक्स जो है वो वाई को क्या कहता है कि जो आपका जो माल है, जो आपके गुड्स हैं वो आ रहे हैं, जहाज के जरिए आ रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इवेंट क्या है, अगर जहाज सही सलामत किनारे तक पहुंच जाता है, इस कंट्री, अब जिस कंट्री में एक्स रहता है, जिस कंट्री से उसने गुड्स मंगवाए हैं, सॉरी, जिस कंट्री में एक्स रहता है वहां पे अगर वो जो शिप है वो पहुंच जाता है तो वाई को माल मिल जाएगा। और दूसरी कंडीशन क्या है, दूसरी कंडीशन ये है कि अगर जो जहाज है वो रास्ते में ही क्या हो जाता है, डूब जाता है, तो वाई को माल नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे जो वाई है उसको गुड्स मिलना किसके ऊपर डिपेंड है, शिप के ऊपर। शिप आएगा तो गुड्स मिलेंगी, नहीं आएगा तो नहीं मिलेंगे। तो इस प्रकार की जो गुड्स होती हैं वो आपकी कौन सी होती है, कंटीजेंट गुड्स होती हैं, वो आपकी संयोगिक माल कहलाता है। अब उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है इफेक्ट्स ऑफ डिस्ट्रक्शन ऑफ सब्जेक्ट मैटर, कि जो आपका सब्जेक्ट मैटर है, जो मेन जो मैटर होता है, अगर वही नष्ट हो जाए, उसी का क्या हो जाए, डिस्ट्रक्शन हो जाए, उसके क्या क्या इफेक्ट्स हो सकते हैं। फर्स्ट आता है गुड्स परसिंग बिफोर मेकिंग अ कॉन्ट्रैक्ट, विक्रय अनुबंध से पूर्व माल नष्ट हो जाने पर। क्या कहता है कि जैसे कॉन्ट्रैक्ट हुआ, कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए मीन्स एग्रीमेंट हो गया लेकिन कॉन्ट्रैक्ट होना भी बाकी था, लेकिन उससे पहले ही क्या हो जाता है, जो आपकी गुड्स हैं उनका डिस्ट्रक्शन हो जाता है, जो गुड्स हैं वो क्या हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। तो इस केस में जो कॉन्ट्रैक्ट होता है वो वॉइड माना जाता है। मान लीजिए जो एक्स और वाई आपके दो पर्सन हैं,
यहाँ पे जो वाई है वो क्या है, गाय खरीदने के लिए, काऊ को बाय करने के लिए एक्स के पास जाता है। लेकिन जो काऊ है वो वाई के कॉन्ट्रैक्ट करने से पहले ही क्या हो जाती है, मर जाती है। तो इस केस में अगर कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है, पता किसी को नहीं है, ना एक्स को पता है ना वाई को पता है कि गाय मर चुकी है, काऊ मर चुकी है, उसकी डेथ हो चुकी है, ठीक है। एक्स और वाई में से किसी को भी नहीं पता। अगर उसके बाद भी उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया है तो इस केस में क्या है, जो कॉन्ट्रैक्ट है वो वॉइड माना जाएगा, क्योंकि जो सब्जेक्ट मैटर था वो नष्ट हो चुका है, जो काऊ थी वो मर चुकी है, ठीक है, सब्जेक्ट मैटर डिस्ट्रक्शन हो चुका है। उसके बाद सेकंड पॉइंट आता है डिस्ट्रक्शन ऑफ पार्ट ऑफ अ गुड सोल्ड, बेचे गए माल का आंशिक रूप से नष्ट होना। मीन्स जैसे कि कोई क्या है, माल बेचा है, कोई भी गुड्स क्या है सोल्ड की है, लेकिन उसमें से क्या है, उसमें से उसका कुछ पार्ट जो है जो सोल्ड किया गया था वो क्या हो चुका है, नष्ट हो चुका है, डिस्ट्रक्शन उसका हो चुका है। तो इस केस में भी क्या है, जो कॉन्ट्रैक्ट है वो क्या माना जाएगा, व्यर्थ मान लिया जाएगा। जैसे एक्स वाई दो पर्सन है, एक्स ने क्या है वाई से क्या है 500 मतलब कि 500 बोरीज क्या लेनी थी उसने, उससे राइस लेना था, चावल उससे लेने थे। लेकिन क्या हुआ, किसी कारणवश क्या हुआ, जो 500 जो बोरीज थी उनमें से जो 200 बोरीज थी चावल की वो क्या होगी, खराब होगी। 500 में से 200 बोरी क्या होगी, खराब होगी। तो यहाँ पे क्या कहता है, यहाँ पे जो आपका सब्जेक्ट मैटर था, सब्जेक्ट मैटर क्या था, बोरीज, किसकी, राइस की जो बोरीज थी वो आपका सब्जेक्ट मैटर था, उसको सेल कर दिया गया था, सेल का कॉन्ट्रैक्ट कर लिया गया था। लेकिन क्या हुआ, किसी कारणवश उसका जो पार्सली पार्ट है, कुछ पार्ट क्या है उसका डिस्ट्रक्शन हो गया, नष्ट हो गया। तो इस केस में जो एक्स वाई के बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है उसको हम क्या बोलेंगे, आपका वॉइड कॉन्ट्रैक्ट बोलेंगे, व्यर्थ अनुबंध हम उसे बोल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद थर्ड पॉइंट आता है गुड्स पर्सिंग बिफोर सेल बट आफ्टर एग्रीमेंट टू सेल, विक्रय से पूर्व परंतु विक्रय के ठहराव के पश्चात माल का नष्ट होना। ये पॉइंट क्या कहता है कि एग्रीमेंट के बाद और सेल से पहले अगर क्या हो जाता है, जो आपका गुड्स है, जो माल है वो नष्ट हो जाते हैं, उनका डिस्ट्रक्शन हो जाता है, तो उस केस में भी जो कॉन्ट्रैक्ट माना जाता है वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड कॉन्ट्रैक्ट माना जाता है। तो ये आपके कुछ अफेक्ट्स थे सब्जेक्ट मैटर से रिलेटेड, किसका अगर डिस्ट्रक्शन हो जाता है वो नष्ट हो जाता है तो उससे रिलेटेड क्या क्या अफेक्ट्स हैं, क्या क्या प्रभाव हैं। अब उसके बाद आता है मोड्स ऑफ असर्टेनमेंट ऑफ प्राइस, कि जो आपका प्राइस है, कीमत है, उसको निर्धारण करने के क्या क्या मोड हो सकते हैं। फर्स्ट मोड आता है बाय कॉन्ट्रैक्ट, मीन्स अनुबंध द्वारा। जब क्या है कि जो आपके टू पार्टीज होती हैं वो एक एग्रीमेंट में, जो भी मतलब कि उनका जो कॉन्ट्रैक्ट होता है उसी में ही क्या है, जो आपके गुड्स होते हैं उनका कुछ भी प्राइस क्या कर लेते हैं, डिसाइड कर लेते हैं, आपस में इसका डिसाइड कर लेते हैं, ठीक है। एक कॉन्ट्रैक्ट में जो लिखा होता है उसके उससे रिलेटेड क्या कर देते हैं, वो प्राइस फिक्स कर देते हैं, उसका निर्धारण कर देते हैं, ठीक है। सेकंड पॉइंट आता है बाय द कोर्स ऑफ द म्यूचुअल डीलिंग्स, मीन्स आपस में ही, कॉन्ट्रैक्ट में भी नहीं लिखा हुआ, आपस में ही क्या कर देते हैं, वो जो आपके गुड्स हैं उसका प्राइस फिक्स कर देते हैं। ना कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ है कि प्राइस कितना रखना है, ना कॉन्ट्रैक्ट में ये लिखा हुआ है कि कौन से मेथड से प्राइस को फिक्स करना है, कुछ नहीं लिखा हुआ। वो क्या करते हैं, अपनी म्यूचुअल जो कंसेंट है उसके जरिए ही वो क्या कर देते हैं, प्राइस को फिक्स कर देते हैं। उसके बाद थर्ड पॉइंट आता है बाय मैनर प्रोवाइडिंग इन द कॉन्ट्रैक्ट, अनुबंध में प्रस्तावित विधि में मूल्य निर्धारण। अब ये पॉइंट क्या कहता है कि मान लीजिए जो आपका कॉन्ट्रैक्ट है उसमें ये नहीं लिखा हुआ कि मूल्य कितना रखना है, प्राइस कितना रखना है, उसमें ये लिखा हुआ है कि कौन से मेथड से प्राइस का प्राइस निर्धारण करना है, कौन से मेथड से जो प्राइस है उसको फिक्स कर सकते हैं। तो जो मेथड कॉन्ट्रैक्ट के अंदर लिखा होगा उसी से ही क्या होगा, प्राइस को फिक्स किया जाएगा। उसके बाद फोर्थ पॉइंट आता है रीजनल प्राइस, मीन्स जो मूल्य क्या है अच्छा लगेगा,
जो भी मूल्य उनको रीजनेबल लगेगा, उचित लगेगा, वही वो क्या है प्राइस उसका रख देते हैं। उसके बाद बाय थर्ड पार्टी, तृतीय पक्षकार द्वारा, मान लीजिए तृतीय पक्षकार, जैसे दो पार्टीज हैं बायर और सेलर, उनके बीच में कोई कोर्ट आ गया, कोर्ट ने क्या किया उस गुड्स का प्राइस फिक्स कर दिया। या कोई जैसे ब्रोकर आ जाता है, ब्रोकर कई बार क्या कर देता है प्राइस को फिक्स कर देता है आके, मीन्स सेलर कुछ और बताता है और ब्रोकर कुछ और ही बताएगा, क्योंकि वो उसमें अपनी कमीशन भी ऐड कर देता है। ठीक है, तो ये केस क्या कहता है, ये केस ये कहता है कि जो आपका जो प्राइस है उसको कौन निर्धारित करेगा, आपका थर्ड पर्सन जो होगा, थर्ड पार्टी जो होगी वो उसका क्या करेगी, निर्धारण करेगी। तो ये आपके कुछ प्राइस से रिलेटेड पॉइंट थे कि हम कीमत का निर्धारण कैसे कर सकते हैं। तो आज की जो वीडियो है उसके अंदर हम इतना ही करेंगे, जिसमें हमने आपका जो थोड़ा इंट्रोडक्टरी पार्ट था उसके बारे में हमने थोड़ा कंप्लीट किया है, जिसके अंदर हमने आपका सेल ऑफ गुड्स का जो कॉन्ट्रैक्ट था उसका मीनिंग क्लियर किया है, उसमें क्या क्या एसेंशियल्स होते हैं उसके बारे में हमने डिस्कस किया, उसके क्लासिफिकेशंस क्या क्या होते हैं, गुड्स के क्लासिफिकेशन कितने पार्ट्स में उसको डिवाइड किया गया है उसके बारे में हमने डिस्कस किया। उसके बाद हमने आपका जो मतलब कि आपका सब्जेक्ट मैटर है उसके डिस्ट्रक्शन के बाद क्या क्या फैक्ट पड़ते हैं उसके बारे में हमने डिस्कस किया। और लास्ट में हमने जो आपके प्राइस हैं उसका डिटर्मिनेशन कैसे करते हैं, कैसे उसका निर्धारण करते हैं, उसके बारे में हमने डिस्कस किया। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल।